क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हम पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के सीखने के हमारे क्या क्या प्रकार होते हैं। और उस टॉपिक का आधार हमने माना था कि हमें लर्निंग की अलग अलग प्रकार की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे लर्नर्स के प्रकार जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो लर्नर और लर्निंग की ये डेफिनेशन हम पिछली क्लास में देख चुके हैं कि लर्नर वो होता है जो नई चीज को सीखना चाहता है, समझना चाहता है। लर्निंग वो होती है जो नई चीज सीखने का या समझने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको हम लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ लर्नर क्या क्या हैं। जो हमारे शिक्षार्थी हैं, जो हमारे सीखने वाले हैं, उसके क्या क्या अलग अलग प्रकार होते हैं। तो दो टाइप के इसमें हमारे क्लासिफिकेशन बनते हैं। पहला इसमें टाइप बनता है कि या तो वो लर्नर एडोलिसेंट हो सकता है, किशोर अवस्था में हो सकता है, या फिर वो वयस्क हो सकता है, अडल्ट लर्नर हो सकता है। पहला क्लासिफिकेशन तो हमारा ये है। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है, या तो वो शिक्षार्थी फील्ड के डिपेंडेंट है। फील्ड आप मान सकते हो समझने के लिए कि क्लासरूम, कि क्लासरूम की जरूरत जिसको पड़ती है कि मुझे क्लास में कोई टीचर जो है या फिर जो मेरे सहपाठी हैं, जो मेरे साथ बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं क्लासरूम में, वो थोड़ी सी हेल्प कर दे तो मैं सीख जाऊंगा। तो ऐसे टाइप के लर्नर फील्ड डिपेंडेंट होंगे। दूसरा होता है फील्ड इंडिपेंडेंट, की जो सेल्फ स्टडी अपना अकेले घर पर बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, तो वो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं। तो ये दो क्लासिफिकेशन की चर्चा हम डिटेल में करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। लास्ट में हम वो क्वेश्चन भी देखेंगे जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, पहले इसमें क्लासिफिकेशन आती है हमारी अडल्ट और अडोलिसेंट लर्नर्स। अब जो किशोर अवस्था में जो सीखने वाले होंगे, वो उनमें क्या होगा, जोश ज्यादा होगा। ठीक है, उत्साह ज्यादा होगा। ठीक है, और जानने की इच्छा भी उसमें काफी सारी होगी। जैसे एक छोटा बच्चा आप मान सकते हो, एक बच्चे का एग्जाम्पल ले सकते हो इसमें, क्योंकि बच्चे ने जो है अभी दुनिया नहीं देखी है, अभी एनवायरनमेंट के साथ उसने इंटरेक्ट नहीं किया है, या फिर मान सकते हो कि ना के बराबर उसने इंटरेक्ट किया है। ठीक है, तो उसके अंदर जानने की इच्छा भी ज्यादा होती है। और क्या होता है, एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब इस एज में जो आपकी एनर्जी है, अगर आप 25-30 के नजदीक हैं, ठीक है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो किसी कारण से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते। ठीक है, बाद में एडमिशन लेते हैं कॉलेज में अपनी मास्टर्स या फिर जो पीएचडी है उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो अबाउट 20 ईयर्स की एज में जो बच्चे पहुंच जाते हैं, तो उनका जो सीखने की इच्छा है, जो एनर्जी है, वो थोड़ी सी कम होती है एडोलिसेंट के प्रति। उनमें क्या ज्यादा होगा, जो अबाउट 20 ईयर्स की एज के होंगे, अब उन्होंने ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस कर ली हैं, सोशली ज्यादा इंटरेक्ट हुए हैं लोगों से, तो उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। लेकिन सीखने की इच्छा एडोलिसेंट लर्नर्स की ज्यादा होगी। ठीक है, तो एंथुजियाज्म लेकर आते हैं, ये क्यूरियोसिटी लेकर आते हैं और एनर्जी लेकर आते हैं, यानी कि तीनों चीजें हाई मिलती हैं एडोलिसेंट लर्नर्स में। ठीक है, क्योंकि वो सीख रहे हैं अभी, जो आसपास के उनका जो भी चीजें हैं उनके बारे में अभी वो सीख रहे हैं, तो इसलिए क्यूरियोसिटी उनकी ज्यादा होती है, क्योंकि उनको नहीं पता है अभी काफी सारी चीजों का। ठीक है, इसके विपरीत जो अडल्ट लर्नर्स हैं, वो अपना अनुभव लेकर आते हैं। ठीक है, अब उनको जो है इतनी जिज्ञासा नहीं है जानने की, क्योंकि जितना उनके काम आने की चीजें थी इस जिंदगी में, उतनी वो अब तक सीख चुके हैं, यानी कि वो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। ठीक है, और जो उनका एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पर वो अपने आइडिया बनाते हैं, चीज दुनिया को देखने लगते हैं जो अभी तक उसने सीखा है। ठीक है, और अपनी धारणाएं भी उसी प्रकार से बना लेते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है एडोलिसेंट और अडल्ट लर्नर्स में, कि एक के पास एंथुजियाज्म उत्साह ज्यादा है, क्यूरियोसिटी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, और अडल्ट लर्नर्स के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा आता है इसमें फील्ड डिपेंडेंट एंड फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। ठीक है, तो क्या होते हैं फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि जो भी
फील्ड डिपेंडेंट होंगे, वो सोशल जब तक नहीं होंगे, यानी किसी के साथ जब तक वो बातचीत नहीं करेंगे, किसी गाइडेंस उनको नहीं मिलेगी, तो तब तक वो नहीं सीख सकते, निर्भर हैं वो सोशल इंटरेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो सोशल तरीके से, सामाजिक तरीके से जो सीखते हैं वो फील्ड डिपेंडेंट हैं। जिनको इस चीज की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही मोटिवेटेड हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं वो। ठीक है, तो उस टाइप के हमारे फील्ड इंडिपेंडेंट होंगे कि जो सेल्फ स्टडी वो बड़ी आराम से कर सकते हैं, खुद को मोटिवेट बनाए रख सकते हैं वो। ठीक है, तो लेस रिलायंट ऑन बीइंग प्रोवाइडेड विद स्ट्रक्चर टू द सब्जेक्ट एंड आर मोर सेल्फ मोटिवेटेड। ज्यादा मोटिवेशन वो खुद से ही डेवलप कर सकते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये थे हमारे दो टाइप्स के इसमें क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ लर्नर्स के। इसके बाद जो हमने देखा कि लर्निंग जो है एक लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, तो ये लर्निंग प्रोसेस होता क्या है, सीखने की प्रक्रिया क्या चलती है। ठीक है, तो इससे क्या क्या आप सीख सकते हैं, जो हमने पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन देखा कि जो लेटेंट लर्निंग से था, कि जो आप आज सीख रहे हैं, आज जो आपने व्यवहार सीखा, ठीक है, वहां पर वो क्वेश्चन में था कि व्यवहार आपने कोई नया सीख लिया, लेकिन बिना री के आप उसको याद नहीं कर सकते या फिर वो प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं आ सकता, तो वो आपकी लेटेंट लर्निंग होती है। तो लर्निंग प्रोसेस में आप क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, तो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग एंड वैल्यूज। ठीक है, तो इससे आपकी नॉलेज का स्तर बेहतर होता है जब आप नई चीज सीख लेते हैं। आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब जो भी आपका देखने का नजरिया है, चीजों को जो देखने का नजरिया है वो बेहतर होता है, कोई आप नया व्यवहार भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लर्निंग प्रोसेस रहता है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि लर्निंग प्रोसेस, ये डेफिनेशन आपसे पूछ लेंगे, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग एंड वैल्यूज, तो आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, तो लर्निंग प्रोसेस है ये। लर्निंग प्रोसेस से आपके किस किस जो एस्पेक्ट है, आपकी बॉडी के, आपके इंटेलेक्ट के, उसमें से किस किस चीज में चेंजेस आते हैं, तो नॉलेज में चेंजेस आते हैं, एटीट्यूड में आते हैं, बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब हम सीखते कैसे हैं, तो लर्निंग कर्व क्या बनती है हमारी, क्या होती है लर्निंग कर्व, कि जैसे आप एक छोटे बच्चे से लेकर, आप कभी न कभी छोटे थे और आज आप अडल्ट की स्टेज में पहुंच गए हैं, तो आपने कैसे कैसे चीजें सीखी। कि शुरुआत में जब आप प्राइमरी स्कूल में थे, तो आपने दो या चार चीजें ही, कि 26 अल्फाबेट्स और मान लो 5 तक 10 तक की टेबल या फिर 2 या 3 की टेबल, वो आपने पूरे एक साल में सीखी। यानी कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं और एक साइड लिखूं टाइम और एक साइड लिखूं एज, कि जैसे जब आप छोटे थे तो एज आपकी ज्यादा बढ़ रही थी, समय ज्यादा लग रहा था और सीख कम रहे थे हम उसमें। ठीक है, कि ज्यादा समय हमें लगता था कोई भी चीज सीखने में। ठीक है, तो जब हम स्टार्टिंग में थे, तो स्लो बिगिनिंग हमारी होती है, शुरुआत में हम धीरे धीरे सीखते हैं हर एक चीज को। ठीक है, फिर आप जैसे ही 15-16 साल की उम्र में पहुंचे, 10th+2 में या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर मान सकते हो, वहां पर आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग चीजों के बारे में बन जाती है और वहां पर काफी तेजी से, बहुत स्पीडली आप चीजों को ग्रेस्प कर पाते हो। ठीक है, तो वो आपका क्या होती है, एकदम से एक्सेलरेट होती है आपकी लर्निंग। ठीक है, कि अब कम समय में आप ज्यादा करोगे, ज्यादा सीखोगे, और एक समय ऐसा आएगा 30, 35, 40 की एज में, कि तब जितना आपने सीख लिया है उससे नई चीज आप ना सीखना चाहोगे और ना उतनी आसानी से आपको वो समझ में आएगी। तो यानी कि एक क्या आ जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आपका आ जाएगा, जिसको बोला जाता है प्लेट्यू। ठीक है, तो ये होता है सैचुरेशन पॉइंट, कि इसके बाद अब सीखना जो है वो लगभग रुक जाएगा, नॉलेज का स्तर जो है वो उतना ही रहेगा, आप कितना ही समय उसमें लगा लें। तो लर्निंग कर्व इज ए ग्राफ, ये एक ग्राफ है, हाउ क्विकली समवन लर्न्स समथिंग ओवर टाइम, कि टाइम के साथ कोई भी कितना जल्दी सीख पाता है, तो ये कर्व से हम देख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि कितना मुश्किल से हम कोई चीज सीखते हैं। ठीक है,
तो लर्निंग करो। ये आपसे पूछ सकते हैं कि शुरुआत में जो शुरुआत रहती है वो हमेशा धीमी होती है, फिर एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ बहुत जल्दी प्रोग्रेस होती है और लास्ट में सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जिसके बाद जो है कोई भी नई चीज एडअप करना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो लर्निंग प्लेट्यू ये हमने देख लिया है कि जो सैचुरेशन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग प्लेट्यू। सबसे पहले धीमी शुरुआत, फिर एकदम से काफी सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं और लास्ट में सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो लर्निंग प्लेट्यू को हम सैचुरेशन पॉइंट एक शब्द में ही बता सकते हैं कि जब सैचुरेशन आ जाए तो वो हमारा लर्निंग प्लेट्यू है। जब हम फिजिकली मेंटली जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा इमोशनली है, एग्जॉस्ट हो जाएं, ठीक है, तो वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है, कोई काम ऐसा हो सकता है कि जिसको हम लंबे समय तक करते रहें तो हम बोर हो जाते हैं, इसके बाद हमें कुछ भी उसमें मोटिवेशन नहीं मिलती है वो काम करने के लिए। ठीक है, कि जैसे आज मैं आपको बार बार, जब मैथमेटिक्स हमने की थी, मैं बार बार आपको हर एक लेक्चर में टेबल सी याद करवाता जाऊं, तो क्या आप डेली देखेंगे? हो सकता है एक बार आप सुन लें मेरी बात, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि क्या इसमें कोई नई चीज ऐड हुई है या फिर अपनी पुरानी चीजें आप रिकॉल करना चाहते हैं। लेकिन बार बार वही चीजें चलती रहें तो आप मेंटली क्या हो जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे कि ये चीज तो पढ़ने का फायदा ही नहीं है, जितना सीख लिया अब इससे नई चीज थोड़ी पता लग जाएगी इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपका लर्निंग प्लेटू आ गया है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है लर्निंग टू लर्न, कि सीखने के लिए सीखना। मतलब क्या होता है इसका, कि जैसे मान लिया आपने सबसे पहले अल्फाबेट सीखे थे, ए बी सी डी और जेड तक, आपने टेबल्स की थी प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, जो भी हिंदी वर्णमाला के अक्षर थे वो सीखे थे। तो क्या एक्चुअल में इनका रोल था कि आपसे डायरेक्ट यही पूछे जाए कि ए के बाद क्या आएगा, टू टू जा क्या होता है? कोई आपसे बाद में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये सीखना पड़ा। क्यों? क्योंकि इससे जो एडवांस आपको सीखना था वो इसके बाद ही सीखा जा सकता है। ठीक है, जब तक आप ए से जेड तक अल्फाबेट्स याद नहीं करेंगे तब तक आप लर्निंग को नहीं सीख सकते, या फिर इस शब्द को भी नहीं याद रख सकते कि किसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम पहले कोई चीज सीखते हैं और वो इसलिए सीखें कि जो इसके बाद वाली चीज आएगी वो हमें समझ में आ जाए। कि जैसे हम मैथमेटिक्स में फॉर्मूले याद करते हैं, फॉर्मूले एज इट इज कहीं नहीं पूछे जाते एग्जाम्स में, लेकिन हम फॉर्मूला इसलिए याद रखते हैं क्योंकि जो उसके बाद क्वेश्चन आएगा वो उसी फॉर्मूला से हमारा सोल्व होगा। तो ये लर्निंग टू लर्न होता है। तो इट इज फोकस्ड ऑन द स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड associated with the learning process and how individuals learn best। कि लर्निंग प्रोसेस में ही उनको क्या कर दिया है, एसोसिएट कर दिया है। ठीक है, अब स्पेशली आपसे बोला जाए कि ABCD ये याद करके आओ, नहीं करोगे। ठीक है, फिर आपको बताया गया कि इसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है और ये कैसे लिखनी है, तब आप बहुत जल्दी इनका इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे कि हाँ, ए से जेड तक अल्फाबेट्स याद करना इंपॉर्टेंट है, ये करना पड़ेगा। ठीक है, कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी शिक्षार्थी बेहतर तरीके से कैसे सीख सकता है, तो उसके सीखने के लिए कोई अगर ऐसी चीज है जिसको सीखना जरूरी है तो लर्निंग प्रोसेस में ही उसको क्या कर दिया जाए, एसोसिएट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये लर्निंग टू लर्न होता है। लास्ट इसमें आता है हमारा लर्नर बिहेवियर। बिहेवियर की जो हमारा एक्चुअल में जो पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड का गोल है वो क्या है, कि शिक्षार्थियों के व्यवहार में क्या लाना, डिजायर्ड चेंजेस लाना। यानी कि जो टीचर चाहता है कि मुझे ये व्यवहार में चेंज करने हैं शिक्षार्थियों के, तो उसी के अनुरूप जो है वो पढ़ाई करवाता है। ठीक है, मतलब अल्टीमेट उसका उद्देश्य क्या होता है कि लर्नर के बिहेवियर में चेंजेस आए। ठीक है, तो ये लर्नर बिहेवियर है क्या? तो इसमें सारी एक्टिविटीज आती हैं जो एक लर्नर दर्शाता है किसी क्लासरूम में या फिर किसी सोसाइटी में।
वो उसका बोलना भी हो गया कि कैसे वो बात कर रहा है, कैसे जवाब देता है, अपने छोटों से कैसे व्यवहार करता है, अपने बड़ों को क्या जवाब देता है किस बात का, या फिर कोई एकेडमिक उससे प्रॉब्लम पूछी जाए तो उसका वो कैसे जवाब देता है, ठीक है, कैसे वो उठता है, कैसे वो बैठता है, किन लोगों की संगत में वो रहता है। ये सारी की सारी कलेक्टिव जो एक्टिविटीज हैं, ये किसी भी लर्नर का, किसी भी शिक्षार्थी का क्या बनाती हैं, व्यवहार बनाती हैं। ठीक है, अब दो टाइप के इसमें व्यवहार होंगे, जो मैंने आपको बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड का अल्टीमेट गोल है कि शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, तो परिवर्तन तो तब लाएंगे जब वो व्यवहार पहले से कुछ न कुछ होगा, यानी कि परिवर्तन लाने से पहले एक व्यवहार होगा उसका, और परिवर्तन लाने के बाद एक व्यवहार उसका नया बन जाएगा। यानी कि अगर मैं बीच में यहां पर लिखूं लर्निंग को, तो लर्निंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पर कोई शिक्षार्थी है, इसको गुजरना है इस प्रोसेस से। तो इस प्रोसेस में एंटर करने से पहले भी इसका एक व्यवहार था, कुछ ना कुछ तो था, और इस प्रोसेस से गुजरने के बाद यानी कि लर्निंग करने के बाद उसका एक नया व्यवहार भी डेवलप होगा। ठीक है, तो यानी कि अब दो टाइप के इसमें व्यवहार हमारे हो गए, कि एक तो लर्निंग प्रोसेस में एंटर करने से पहले, जिसको हम बोलेंगे एंटरिंग बिहेवियर, कि जो स्टूडेंट का लेवल है बिफोर द इंस्ट्रक्शन बिगिन, यानी कि जब टीचर ने या फिर जो उसका ट्यूटर था उसने समझाना उसको शुरू नहीं किया था, जब उसको निर्देश देना शुरू नहीं किया था, उससे पहले जो व्यवहार था उसको एंटरिंग बिहेवियर बोलेंगे। और जब उसका निर्देश, जब उसकी इंस्ट्रक्शन, जब उसका उपदेश, जब उसका लेक्चर समाप्त हो जाएगा तो उसको हम टर्मिनल बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, तो जो फाइनल बिहेवियर उसका होगा आफ्टर लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, दो टाइप्स के लर्नर बिहेवियर। तो ये टॉपिक हमारा अभी कंप्लीट हो गया है, एक एक चीज को हमने डिटेल में देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम पीवाईक्यू देखेंगे। पहला पीवाईक्यू इसमें पूछा गया था, विच पीरियड ऑफ लर्निंग शोज नो इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग कर्व, कि ऐसा पॉइंट बताइए, ऐसा समय बताइए किसी भी लर्निंग प्रोसेस के दौरान जहां पर लर्निंग इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, या फिर कोई भी लर्निंग इम्प्रूवमेंट उस ग्राफ में, उस लर्निंग कर्व में हमें नहीं दिखती है। ठीक है, तो कौन सा था वो, यानी कि ये सैचुरेशन पॉइंट की आपसे बात कर रहा है, कि अब सैचुरेशन आ गई है, अब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, कोई नई नॉलेज जो है ऐड नहीं होगी, तो वो हमारा था लर्निंग प्लेटू। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ प्लेटू एसोसिएटेड विद लर्निंग कर्व, कि जो लर्निंग कर्व से एसोसिएटेड थे कारण, किसके, प्लेटू के, यानी कि लर्निंग कर्व में ऐसे कौन से कारण हैं जो प्लेटू से संबंधित हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पढ़िए एक एक को। प्लेटू क्या था, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेशन पॉइंट, कि जिसके बाद जो है इम्प्रूवमेंट नहीं होती है कुछ भी, सैचुरेशन पॉइंट। तो लैक ऑफ बैलेंस अमंग वेरियस फेजेस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स स्किल, कि जैसे मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स स्किल है, कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कोई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो अगर उसमें बैलेंस नहीं है, ठीक है, कि जैसे कि जो, आप सिंपल भाषा में ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जो भी यूनिट आपको 10 यूनिट में मुश्किल लगती है तो क्या आप उसको बिल्कुल स्किप कर देते हैं। ठीक है, जवाब है कि नहीं, चाहे उसमें आप एक पॉइंट याद करके जाएं, एक क्वेश्चन को समझ कर जाएं, आप जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप स्किप एक भी यूनिट को नहीं करते हैं एग्जाम में जाने से पहले। यानी कि जो भी आपके सामने कॉम्प्लेक्स टॉपिक आएगा, कॉम्प्लेक्स स्किल आएगी, तो अगर उसमें बैलेंस आप नहीं बनाओगे, तो बैलेंस नहीं बनाएंगे तो वो प्लेटू की तरफ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा समय आपने दे दिया, समझ में वो फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो बैलेंस नहीं है तो वो सीखना भी नहीं होगा, यानी कि इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगी।
तो ये प्लेटो की तरफ जाएगी, यानी कि ये प्लेटो की तरफ जाने का, सैचुरेशन की तरफ जाने का ये कारण है। तो ए ऑप्शन इसमें आएगा। तो जिसमें ए नहीं है उसको कट कर दीजिए। शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन फ्रॉम वन फेज ऑफ परफॉर्मेंस टू अनदर, कि जैसे आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं थोड़ा सा लाइट वे में, कि क्लास में आप बैठे हैं, टीचर कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, बाहर स्टूडेंट्स खिड़की के बाहर जो है खेल रहे हैं, तो आपका ध्यान एक बार ब्लैक बोर्ड की तरफ जा रहा है कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो भी देख लूं, फिर आपका ध्यान जा रहा है क्लास के बाहर खिड़की से कि जो बच्चे खेल रहे हैं उनको भी देख लूं। ठीक है, तो क्या वो दोनों में, दोनों, ना तो वो अच्छे से टीचर जो पढ़ा रहा है उसको सीख पाएगा, ना अच्छे से वो जो बच्चे खेल रहे हैं उनको देख पाएगा, यानी कि कोई इंप्रूवमेंट उसकी दोनों एस्पेक्ट में नहीं होगी। तो प्लेटो की तरफ ही रहेगा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि अगर ये कंडीशन है तो नो इम्प्रूवमेंट। अगेन सेम कंडीशन है तो नो इम्प्रूवमेंट। तो जहां पर भी नो इम्प्रूवमेंट आपको दिखे इसका मतलब वो प्लेटो का कारण है। तो बी भी आएगा, जिसमें बी नहीं है उसको कट कर दीजिए। फटीग एंड बोर्डम, कि आप थके हुए हो, आप ऊब गए हो पढ़ने से, ठीक है, तो क्या तब आप सीख सकते हो, तब आपको कोई पढ़ाने लग जाए, नींद आ जाएगी तभी, यानी कि इस कंडीशन में भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। ये भी हमें प्लेटो की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, दोनों में सी है। पॉजिटिव इंटरेस्ट हो और इंसेंटिव मिले, ठीक है, कि इंटरेस्ट मेरा बहुत है इस टॉपिक को पढ़ने में, मेरी बहुत अच्छी रुचि है इसमें, तो मेरी इंप्रूवमेंट होगी, निश्चित तौर पर होगी। ठीक है, और इंसेंटिव मिले, कि जैसे आप यूजीसी नेट का एक बार प्रयास करते हैं, दो बार प्रयास करते हैं, ठीक है, कुछ कमी रह जाए तो क्या आप छोड़ देते हैं इंटरेस्ट उसमें? नहीं, जिस लेवल पर आपने पिछले एग्जाम के दौरान तैयारी की थी उससे बेटर आप तैयारी अगले एग्जाम के लिए करते हो, क्योंकि आपको पता है कि उसमें आपको एक इंसेंटिव मिलेगा, एक इनाम मिलेगा लास्ट में। ठीक है, कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये प्लेटो की तरफ नहीं जाएगा, इससे इम्प्रूवमेंट होगी। तो ऊपर वाले तीन ए बी और सी, ये हमारे तीन कारण हैं जो प्लेटो की तरफ लेकर जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट लगे तो पूछ लेना। इतना ही रखेंगे हम आज के लिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को